नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 44 और सेक्शन 45 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात करता है। सेक्शन 44 इस बात की बात करता है माफ कीजिएगा, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट when any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provision herein contained as to bail, commit the offender to custody. क्या मतलब हुआ? जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। तो यहाँ पर कौन से मजिस्ट्रेट की बात हो रही है? वो कार्यपालक हो या न्यायिक हो, यानी कि वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। कंडीशन क्या है कि जो अपराध होगा वो उसकी लोकल जुरिडिक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर ऑफेंस की बात कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कॉग्नेबल या नॉन कॉग्नेबल। इसका मतलब यहाँ दोनों तरह के ऑफेंसेस में गिरफ्तारी की बात कह रहा है। अगर वो गिरफ्तार करेगा तो उसके बेल में जो अंतर्विष्ट उपबंध है, यानी सब्जेक्ट टू प्रोविजन हेयर इन कॉन्टेन एज ए बेल के उपबंधों के अधीन उसको कस्टडी में सुपुर्द करेगा। यानी कि अगर वो बेल देने की स्थिति में है तो उसको बेल दे देगा। एनी मजिस्ट्रेट, इसका क्लास 2 कहता है, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time in the circumstances issues a warrant. Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time in the circumstances to issue a warrant. क्या कह रहा है? कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसे गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय व उन परिस्थितियों के लिए वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अब यहाँ पर दो बातें, एक कंडीशन और इम्पोज कर दी है अरेस्टिंग के लिए मजिस्ट्रेट की। तो क्लास 1 में बताई थी जो अरेस्टिंग के लिए मजिस्ट्रेट की कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी कि विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन, यानी वो उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? उसको सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल उसको कस्टडी में लिया जाएगा, यानी कि अगर बेल देने की स्थिति है तो उसको बेल दे दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह क्या कही गई है कि ऐसा ही मजिस्ट्रेट उसको गिरफ्तार के लिए आदेश दे सकता है जो उसको वारंट जारी करने के लिए सक्षम हो। क्लास 2 में ये बात कह दी गई है। तो ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई होंगी, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अरेस्ट करेगा या फिर अरेस्ट करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। तो ये आपने देखा सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 45 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट की बात करता है।
क्या है? Notwithstanding anything contained in section 41 to 44, both inclusive, सेक्शन 41 से लेकर 44 तक की कोई बात होते हुए भी नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन shall be arrested to anything done or purported to be done by him in the discharge of his duty except after obtaining the consent of the central government। यानी कि क्या कह रहा है, धारा 41 से लेकर के धारा 44 तक की धाराओं में, यानी दोनों धाराओं सहित किसी भी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने वाली तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जाएगी। यानी कि आर्म फोर्स का जो मेंबर्स होगा उसकी यदि गिरफ्तारी करनी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट होनी चाहिए। एक सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है। दूसरी बात इसमें क्या इनहेरेंट है? दूसरी बात इसमें ये इनहेरेंट है, इन्होंने कहा सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 44 तक के किसी बात के होते हुए भी, तो ये सेक्शन 41 से लेकर 44 तक का जो बातें दी गई हैं यह उनका अपवाद है। यानी सेक्शन 41 में क्या कहा है? सेक्शन 41 में था कि विदाउट वारंट अरेस्ट की बात कही गई थी। सेक्शन 42 में बताया गया था नाम और पता ना बताने पर गिरफ्तारी की बात कही गई। 43 में प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी की बात कही है। 44 में मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की बात कही गई है। तो ये जो प्रोविज़न दिए गए हैं 41 से लेकर 44 तक, इन सब के होते हुए भी यदि कोई आर्म फोर्स का मेंबर क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, यानी कि अपने पदीय कर्तव्य को निर्वहन कर रहा है या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और गिरफ्तार तब किया जाएगा जब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट मिल जाएगी। तो ये उसकी गिरफ्तारी पर एक राइडर लगाया गया है आर्म फोर्स मेंबर की गिरफ्तारी पर, कि अगर उनकी गिरफ्तारी करनी है जबकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हों या फिर purported to be done by him in the discharge of official duty, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न अनिवार्य है। अब इसके क्लास 2 पर चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट by his notification direct the provisions the state government may by notification direct the provision of section 1 shall apply to subclass or category of the member of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever there may be serving, and thereupon the provision of that subsection shall apply as is for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। क्या मतलब हुआ? राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्गों के सब सदस्य जिसे लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है वे जहाँ कहीं भी सेवा में रहें, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया। तो इसको आसान करके अगर समझा जाए तो इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत यदि कोई आर्म फोर्स का किसी गठन हुआ है और वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त अगर उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न ली जाएगी। यानी कि अगर कोई आर्म फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया गया है
तो उस कंडीशन में यदि उसकी गिरफ्तारी आर्म फोर्स मेंबर की करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न ली जाएगी। अगर वही आर्म फोर्स क्लास 2 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न ली जाएगी। तो ये दो बातें इसमें बताई गई हैं और इसमें दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई आर्म फोर्स बल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म फोर्स बल हो, धारा 41 से धारा 44 तक के प्रोविजंस के होते हुए भी ये उनका अपवाद है। तो ये आपने देखा कि स्टेट के द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 44 और प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट सेक्शन 45। आज इन दो सेक्शनों पर मैंने चर्चा की गई है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।